चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का जो 10th क्लास का केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या है कि केमिकल हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। केमिकल रिएक्शन हम लोग उसको कहते हैं, या हिंदी में हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर कोई नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करें कोई एक पदार्थ है, ये आपस में क्या हो जाएगा, ये स्वतः ही क्या होगा, टूटकर, मान के चलते हैं बी और सी कोई पदार्थ बना लिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। दूसरी बात क्या हो सकती है कि हम मान लें कि ए और बी कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, जो आपस में मिल करके क्या बना लेगा, सी कोई एक अकेला मैटर बना लेगा, हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात हमेशा याद रखनी है क्या, कि इधर जो होता है इसको रिएक्टेंट कहते हैं, और ये जो प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट का जो गुण होगा वो प्रोडक्ट का गुण जो है वो रिएक्टेंट के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होना चाहिए। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो होता है, जो पदार्थ टूटने वाले होते हैं या जो पदार्थ जुटकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसका गुण अपने मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर लिया क्या, कि जब कोई पदार्थ स्वतः या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जो है अब इसके साथ हम लोग दूसरा चीज़ क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग किसको कहेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जितने भी पदार्थ होते हैं सबके क्या होते हैं, रासायनिक संकेत होते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके संकेत के माध्यम से लिखते हैं, जैसे मान लें कि कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, ये कार्बन का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर के क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो इसको जब हम एक सिंबॉलिक संकेतों में जब हम इसको लिख देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो एक किसी इक्वेशन में जितने भी सिंबल के यूज होते हैं, चलिए हम लोग उसको एक बार समझ लेते हैं कि जितने भी सिंबल होते हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होते हैं, हम लोग उसको समझते हैं। देखिए इधर इस साइड में जो होता है, इस साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, इस साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखा जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, हिंदी में हम लोग कहते हैं, ये इस साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में हमेशा किसको लिखा जाएगा, रिएक्टेंट को लिखा जाएगा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट कहते हैं। और इसको हमेशा लिखा किधर जाता है, लिखा हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और जब भी एक से अधिक पदार्थ होंगे या दो से अधिक पदार्थ होंगे तो उसको हम लोग बीच में क्या करते हैं, प्लस के सिंबल से दोनों को आपस में जोड़ते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो चाहे फिर प्रोडक्ट की तरफ हो। और इधर जो भी पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग इसको प्रतिफल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिफल। ये राइट साइड में होता है, ये हमेशा क्या होता है, इस एरो के राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट को लिखा जाता है, और इसके एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखा जाता है। और दो पदार्थ को जब भी आपस में रिएक्ट करने वाले जो पदार्थ होते हैं, चाहे किसी पदार्थ के टूटने से जो बनने वाले दो पदार्थ होते हैं, उसके बीच में प्लस का सिंबल हम लोग लगाते हैं। अब देखिए ये बीच में क्या होता है, ये जो बीच में एरो होता है, ये एरो जो है आपका दो तरह से दिया जाएगा। कभी कभी ये एरो आपको दे कैसे देगा, कभी इस तरह से दे देगा, इस तरह से, जिस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया है। या यहाँ पर जो दिया है, या ये इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये पदार्थ जो है टूट करके दो पदार्थों का निर्माण किया है। अब इसमें कभी कभी आपको क्या करेगा, इस सिंबल को आपको ऐसे नक दे करके आपको इस तरह से दे देगा कि एरो का जो है आधा साइड इधर और आधा साइड इधर। जैसे मान लें आपको देगा क्या, a + b = c दे दिया, ठीक। तो इसका मतलब, इस एरो का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों पदार्थ मिल करके सी का निर्माण करता है, और ये अकेला सी टूट करके क्या बना लेगा, फिर से ए और बी बना लेगा। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन करते हैं। जैसे जब हम लोग श्वसन पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि
हम लोगों के बॉडी में जो होता है, कोशिकाओं में जो होता है आईपी और एडीपी पहले से मौजूद होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसके साथ ऊर्जा आकर मिलती है और ये बनाता क्या है, ये एटीपी को बनाता है, एटीपी को फॉर्म करता है। और जब हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है, तो यही एटीपी क्या होता है, टूट जाता है, किसमें, ऊर्जा एडीपी और आईपी में टूट जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से सिंबॉलिक रिएक्शन में लिखते हैं कि ये इस तरह से टूट जाता है और हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं और ये दोनों ज्यों का त्यों रह जाता है। फिर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ पर ऊर्जा इसके साथ आकर जुड़ता है और एटीपी फॉर्म होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन करते हैं। इसके बाद आप देखोगे क्या कि जब भी कभी होगा क्या, प्रोडक्ट की तरफ, इस साइड में प्रोडक्ट की तरफ कभी कभी आपको एरो इस तरह से दे देगा और कभी कभी एरो इस तरह से दे देगा। तो दोनों एरो का मतलब होता है, इस एरो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ जिसके बगल में लगेगा, तो अगर मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड के बगल में हमने लगा दिया ये एरो, तो इसका मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस के रूप में यहाँ से निकल गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इस एरो का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के बाद ये जो कार्बन जिसके बगल में भी लगा हुआ रहेगा ये एरो, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, गैस के रूप में यहाँ से निकल रहा है। और इस एरो का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये एरो जिसके साथ में लगा हुआ रहेगा, उसका मतलब है कि वो अवक्षेप के रूप में क्या हो रहा है, उसे किसी विलयन से अलग हो रहा है। जैसे मान ले किसी विलयन में कोई रिएक्शंस हो रहा है और वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इस एरो को लगा दिया प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट की तरफ जिस प्रोडक्ट के साथ इस एरो का सिंबल होगा, उसका मतलब आप ये समझ लेना कि वो अवक्षेप के रूप में क्या हो रहा है, उसी बर्तन में रह रहा है जिसमें रिएक्शंस हो रहा है, उसी बर्तन में रह रहा है लेकिन अवक्षेप के रूप में रह रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये अवक्षेप आखिर होता क्या है। तो अवक्षेप भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, अवक्षेप भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। या अलग ये दो तरह से हो सकते हैं। देखें, जिस बर्तन में ये अभिक्रिया होगी, सपोज करें इसमें कोई विलयन है, कोई लिक्विड फॉर्म में है और इसमें अगर रिएक्ट हो रहा है, तो ये अगर अवक्षेप बनेगा तो होगा क्या, ये तलहटी में जो है गाढ़े गाढ़े के रूप में जाके तलहटी में बैठ जाएगा। इसको जस्ट एग्जाम्पल आप समझें। दूसरी बात समझें कि अगर हम कोई क्या करें कि पानी ले लें और पानी में क्या मिला दें, नमक या चीनी को हम मिला दें, इसको हम मिला देते हैं और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो आपने देखा होगा कभी कभी होता क्या है कि इसके बगल में, यानी जिस बर्तन में हम लोग गर्म करते हैं उसके बगल आसपास क्या होता है कि इस पे तलहटी पे बूंद बूंद टाइप का जो इस नमक का कुछ मात्रा जो है वहाँ पे सटा हुआ रहता है। तो उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, अवक्षेप कह सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि दही की तरह जो है गाढ़ा पदार्थ बन के वो क्या होता है, विलयन में नीचे बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो उम्मीद है कि हमने सभी सिंबल को अच्छी तरीके से समझ लिया है। किसी भी रासायनिक इक्वेशन में जो है कितने सिंबलों का उपयोग होता है, सभी को हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद आइए कि रासायनिक समीकरण को और उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला बात है क्या कि जैसे मान के चलें कि कोई हम लोग कहते क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर क्या बनता है, जल बनता है। ठीक, अब ये मान लें कि ये हमको कुछ पता आइडिया नहीं आ रहा है कि ये हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है या H2O क्या है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें ऐसा लिख दें यहाँ पर कि ये क्या है, गैस है और ये क्या है, गैस है। ठीक, और ये क्या बना, ये वाटर बना है तो किस रूप में होगा, लिक्विड के रूप में होगा। यहाँ पर अगर हम L लिख दें तो यहाँ से होगा क्या, थोड़ा सा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि रिएक्शन के तरफ जो इस साइड में है ये क्या है, गैस है और ये भी क्या है, गैस है। और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो किस रूप में है, वो लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद देखें कि अगर जैसे मान लें हम लोग एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लें कि H2O है प्लस है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, और इधर बना क्या, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस कुछ वेपोराइज वाटर यहाँ से निकलता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। तो जब ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होता है तो उसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, इस एरो को लगा देते हैं। अभी बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं करना है, हमको इसके सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को समझना है सिर्फ।
तो देखें होता है यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको इसके बगल में हम लोग लिख सकते हैं लिक्विड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसके बगल में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये गैस के फॉर्म में है। और ये जो ग्लूकोज है, इतना तो हम लोगों को पता है कि ये वाटर है, लिक्विड के फॉर्म में होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होगा, गैस के रूप में होगा, इतना पता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोच के देखो कि ये ग्लूकोज किस रूप में होगा। अभी आपको आइडिया नहीं आएगा। कारण ये है कि आप इसके बारे में जानते नहीं हो कि इसमें जो है किस रूप में होता है। चूँकि इसके बारे में हम लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये वेपोराइज वाष्प के रूप में निकलता है, तो ये भी क्या होगा, गैस रूप में होगा, और ये तो ऑलरेडी गैस है ही। तो इन चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं, तो जान रहे हैं इसलिए कि हम लोग को आसान लगता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग जान नहीं रहे, तो थोड़ा सा क्या होगा, कठिनाई आ जाएगा। लेकिन इसके बगल में अगर मैं आपको बता दूं कि ये प्रकाश संश्लेषण में एक्वस फॉर्म में जो होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है, किस रूप में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए, AQ डाल दिए। तो अब हम लोग देख के समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो किस रूप में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। तो इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके अवस्था को सिंबॉलिक रूप से उसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, उसमें चिन्हित कर देते हैं कि ये क्या है, गैस रूप में है, ये लिक्विड रूप में है, ये गैस रूप में है, ये एक्वस रूप में है, ये गैस रूप में है, और वो भी क्या है, गैसेस रूप में है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे अब अभिक्रिया जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसमें ताप का भी उत्सर्जन होता है, और ताप दो तरीके से उत्सर्जित होता है। एक जो होता है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, और दूसरा हमारा क्या होता है, इंडोथर्मिक। दूसरा हमारा होता है इंडोथर्मिक। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। ठीक, अब देख, तो हमको कोई भी रिएक्शंस है और अगर दिया हुआ रहे तो हम एग्जैक्ट उसको बता नहीं सकते हैं कि वह रिएक्शन ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। अब है कि आपको ऐसा लगेगा कि सर हमको जानने से क्या मतलब है, जानने से मतलब है। देखें, जहाँ कहीं रिएक्शंस हो रहा है, तो अगर हमको इन बातों का पता नहीं हो कि वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, और हम उसको टच करते हैं, अगर वो समझ लें कि ऊष्माक्षेपी होगा तो हम जल सकते हैं, हमारा हाथ जल सकता है। अगर ऊष्माशोषी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी हुआ तो हाथ हमारा जल सकता है। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि यह रिएक्शन जो है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, तो हम लोगों को पता कैसे करना पड़ेगा। तो रिएक्शंस को लिखने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि अगर मान के चलें ये इधर है A और B कोई पदार्थ मिल रहा है, इधर हमारा ये C कोई पदार्थ बन रहा है मिल करके, अगर हम इसमें इस साइड तरफ, इधर लेफ्ट की तरफ, अगर हम यानी लेफ्ट की तरफ कहें या हम लोग कहें कि रिएक्टेंट की तरफ, अगर हम ऊष्मा जोड़ दें, अगर हम क्या करें, ऊष्मा जोड़ दें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ऊष्माशोषी है। इसको यानी ऊष्मा चाहिए, रिएक्शंस को करने के लिए, शुरू करने के लिए इसको ऊष्मा चाहिए, तो ये क्या होगा, ऊष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक होगा। अगर मान के चलें कि अगर इधर हम क्या करें, इधर ना ऊष्मा लगा करके हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट की तरफ ऊष्मा को लिख दें, इधर हम लोग ऊष्मा को लिख दें, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि यह रिएक्शंस क्या कहलाए, ये बताएगा कि ये जो रिएक्शंस हो रहा है ये क्या है, ऊष्माक्षेपी है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अवक्षेप के बनने की जानकारी। तो अवक्षेप जो होता है, वो अवक्षेप को बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंबॉलिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। और अगर हम लोग गैस के निकलने की अगर जानकारी बतानी हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सिंबल का उपयोग करते हैं कि किसी भी समीकरण को और उपयोगी बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं। अब उसी तरह से हमने बता दिया आपको क्या कि हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन को लिखने के लिए किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और एक अहम जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी रिएक्शंस में, जैसे मान लें हम लोग फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को ही लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
इधर क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप लोग देखे होंगे कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है तो ऊपर में क्या होता है, सनलाइट, और नीचे क्या होता है, क्लोरोफिल। नीचे लिखा हुआ था क्लोरोफिल। तो इसका मतलब समझें कि ये एरो पर जो एरो के ऊपर या नीचे जब भी लिखा हुआ होता है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह। और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, इसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होता है, इसको समझें कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट जो होता है या उत्प्रेरक जो होता है ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया, इसमें किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने की, या अगर शुरू है तो उसको बंद करने की, अगर शुरू है तो उसको धीमा करने की इसमें क्षमता होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर इसको डिफाइंड करना हो उत्प्रेरक को यानी कैटलिस्ट को, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक क्या है, यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब है वो किसी भी तरह से उसको प्रभावित कर सकता है, यानी कि वो अभिक्रिया को चालू करने में भी हेल्प कर सकता है, अगर चालू है तो बंद करने में भी हेल्प कर सकता है, और अगर चल रहा है तो उसको धीमा भी कर सकता है, अगर धीमा है तो उसको तेज भी कर सकता है। तो ये उत्प्रेरक जो होता है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में किसी भी कोई भी कैटलिस्ट अगर लिखा हुआ है तो ये समझ लें कि वो जो रिएक्शंस हैं उस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। यानी कि इसके ऊपर में कभी कभी आपको ताप भी दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शंस होने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर की आवश्यकता है, बिना टेम्परेचर के ये रिएक्शंस नहीं हो सकते। देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता है वो क्या होती है। तो सबसे पहला बात क्या होता है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कभी कभी होता क्या है कि उसके रंगों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या फिर आगे इसी में पढ़ना भी है, जब अम्ल और क्षार पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या देखेंगे कि किसी भी अम्ल में, किसमें, अम्ल में जब हम लोग नीला लिटमस पेपर को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, नीला लिटमस पेपर को जब लोग मिलाते हैं तो इसका कलर बेसिकली क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये इसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये क्या है, लिटमस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी अम्ल में जब नीला लिटमस पेपर को मिलाते हैं तो उसका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। इसका तो रीज़न क्या है कि ये जो नीला लिटमस पेपर है ये अम्ल के साथ रिएक्ट करता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। आम जिंदगी में भी आप देख सकते हैं कि जब जिससे साबुन आप लगाते हो उस पर अगर हल्दी आप डालो तो हल्दी का कलर क्या होता है, पीला होता है, लेकिन जब आप साबुन पे डालोगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो वो बेसिकली रिएक्ट करता है किसके साथ, जो साबुन में ग्लिसरीन होता है वो उसके साथ रिएक्ट करके लाल हो जाता है। तो दूसरा है क्या, पहला हम लोगों ने क्या देखा कि इसके रंग में परिवर्तन आता है। क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें रंगों में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है। दूसरी बात क्या है कि इसके अवस्था में भी परिवर्तन आता है। दूसरा बात क्या है, इसकी अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी है जिसमें क्या होता है कि रिएक्शंस के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें हम लोग कि क्या, किसी भी हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इस इक्वेशन को और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को हम लोग बार बार उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इनका उपयोग बहुत ज़्यादा है, खास करके फोटोसिंथेसिस का तो यहाँ पर जो भी हो, लेकिन बायोलॉजी में जो है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कि मैं कोशिश करूँगा कि बार बार मैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को ही मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ताकि आपके माइंड में उसका रिएक्शंस जो है पूरी तरह से बैठ जाए, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल तो आप आसानी से उसको लिख पाओ। इसीलिए कि और कोई विशेष ये मकसद नहीं है मेरा कि उस रिएक्शंस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और इसको रिपीट करने का मेरा मकसद ये, कभी कभी ये केमिस्ट्री में ये डायरेक्टली सवाल पूछ दिया जाता है क्या कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, तो याद रखना हम लोगों को क्या कि वो जल बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि किसी रासायनिक रिएक्शंस में क्या होता है कि उसकी अवस्था में जो होता है वो चेंजेज आ जाते हैं। जैसे पहले हमने कहा था कि ये क्या है, ये गैस फॉर्म में है, ये क्या है, गैस फॉर्म में है।
हाइड्रोजन, ये भी क्या है, गैस फॉर्म में है। और जब दोनों रिएक्ट किया तो ये क्या बना दिया, ये जल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ये किस रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो पहले गैस था, अब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो गया, इसके अवस्था में यानी फिजिकल स्टेट में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो हम लोग कहते क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें क्या होता है कि उसके अवस्थाओं में परिवर्तन आ जाता है। तो हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या लिखेंगे, अवस्था में परिवर्तन। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, फिर चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा हमने क्या, पहला क्या देख लिया, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या देख लिया, अवस्था में परिवर्तन। तीसरी बात देखें कि होता क्या है कि और गैस की उत्पत्ति। तीसरा क्या है, हम लोग देखते हैं गैस की उत्पत्ति। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी रिएक्शंस को लेते हैं। हमने कहा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को याद रखना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जमीन से क्या, वाटर जल तथा खनिज लवण, ये ऊपर में क्या, सनलाइट, और नीचे क्या, क्लोरोफिल। अब देखिए कभी कभी आपको ये आएगा दिमाग में क्या कि क्या सनलाइट को ऊपर लिखना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन ऐसा लिखा इसलिए जाता है कि सनलाइट जो होता है वो ऊपर से आता है, सूर्य से, और जो ये क्लोरोफिल है ये पत्ती में पहले से मौजूद रहता है, इसलिए कि इसको नीचे भी लिखा जा सकता है, इसलिए इसको नीचे लिख सकते हैं। और इसका कोई बेसिकली रीज़न नहीं है कि इसको हमेशा ऊपर ही लिखें नीचे ही लिखें, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आगे देखें दूसरे, इधर क्या बनेगा, इधर क्या, सबसे पहली बात तो ग्लूकोज C6H12O6, इसको याद रखना है। ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना क्या होता है, C6H12 और O6, प्लस कुछ वाटर निकलेगा किस रूप में, वेपर यानी वाष्प के रूप में, और यहाँ से गैस निकलेंगे, ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा। तो बगल में हम लोग एरो लगा देंगे। तो हमने क्या कहा, गैस की उत्पत्ति। तो इधर जो है, इधर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, रिएक्ट किया, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। ये किस रूप में, एक्वस फॉर्म में, इसको भी याद रखेंगे। ये क्या है, लिक्विड है यानी सॉरी वेपर है यानी जलवाष्प है, और ये क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। तो इसमें क्या हो गई, गैस की उत्पत्ति हो गई, गैस इधर से निकल गया। तो क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक और हम लोग लें, जैसे इसके अलावे भी कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्या कि फेरस, ठीक है, लोहा, ये किसकी उपस्थिति में, जब हम लोग इसको वाटर में डुबाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो इधर में देखें, इधर क्या है, ये मेटल है, ये क्या है, लिक्विड है, और इधर क्या निकल गया, गैस निकल गया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि अवक्षेपों का बनना। चौथा क्या है हमारा, अवक्षेपों का बनना, अवक्षेपों का बनना। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अवक्षेप किस तरह से, अवक्षेप कहते हैं किसको हैं, और ये किस तरह से बनता है। पांचवा क्या है, ताप में परिवर्तन। पांचवा क्या है, ताप में परिवर्तन। अब इस चीज़ को मेन हम लोगों को समझना है, इस लास्ट वाले को, ठीक है, कि क्या कहा हमने, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन कितने तरह से आ सकते हैं, दो तरह से आ सकते हैं। एक क्या हो सकता है, या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। तो घटने बढ़ने से मतलब बेसिकली क्या है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको ताप चाहिए होता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ताप का उत्सर्जन होता है। तो ताप में परिवर्तन कहने का मतलब दो तरीके से, एक को हम लोग क्या कह देंगे, जिसमें वैसे रिएक्शंस जिसमें उष्मा चाहिए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्माशोषी। उसको क्या कहेंगे, उष्माशोषी कहेंगे। और अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे हम लोग, उष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी मतलब क्या है, उष्मा का उत्सर्जन। क्षेपी मतलब होता है उत्सर्जन, यानी उष्मा इसमें क्या होता है, निकलता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक। अब देखें होता क्या है कि उष्माशोषी, शोषी कहने का मतलब होता है उसको उष्मा चाहिए, और उष्माक्षेपी कहने का मतलब क्या है कि उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अब देखें कि एक चीज़ इसको अच्छे से समझें, इसके पहले हम लोग समझते क्या हैं कि हम लोगों को गर्मी क्यों लगती है और ठंडी क्यों लगती है। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि गर्मी और ठंडी हम लोगों को लगती क्यों है। देखें होता क्या है कि जब किसी भी एक चीज़ को, तो और चीज़, एक और चीज़ समझें कि
किसी भी चीज़ों का जो बहाव होता है, चाहे वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ें टेम्परेचर, फिजिक्स में टेम्परेचर या करंट, कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, तो किसी भी चीज़ का जो बहाव होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, यानी उच्च से निम्न की तरफ होता है। चाहे वो करंट का बहाव होगा तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होगा, अगर ताप का बहाव होगा तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, अगर किसी भी गैसेस का बहाव होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो देखें यहाँ पर अब उष्मा का भी जो बहाव होगा वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। हमने क्या कहा कि इसमें जब बहाव होता है तो हम लोग कहाँ मेन पे आइए, हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को गर्मी और ठंडी क्यों लगती है। तो होता क्या है कि जब ठंड का मौसम होता है तो बाहर का वातावरण क्या होता है, उसका टेम्परेचर डाउन रहता है, और हम लोग जो हैं वो मेमल्स हैं, और मेमल्स का क्या होता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और हम लोगों का टेम्परेचर है कितना 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री है, ठीक। और मेमल्स में जो होता है सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो होता है बकरी का, कितना 39 डिग्री होता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक। तो हम लोगों का टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो हम लोगों को गर्मी ठंडी लगती क्यों है, तो देखिए ठंड में क्या होता है कि बाहर का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी टेम्परेचर का बहाव किधर से किधर होने लगता है, बॉडी से इन्वायरमेंट की तरफ होने लगता है। तो जब बॉडी से इन्वायरमेंट की तरफ होने लगता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर घटने लगता है और हमको ठंड लगती है। तो हम लोग जो ये स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, ये सभी बेसिकली किस लिए पहनते हैं, तो वो जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो बाहर नहीं निकल पाए इसलिए हम लोग पहनते हैं, और वो हमारे शरीर के अंदर ही रहे और ठंड से हम लोग बचते हैं। अब आती है गर्मी की बात। तो गर्मी में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से क्या होता है, बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उस टाइम पे हमारे बॉडी टेम्परेचर से अधिक होता है, जिस कारण टेम्परेचर का बहाव बाहर से यानी इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी की तरफ होता है। तो एक्स्ट्रा जब ताप हमारे शरीर बॉडी में जाता है तो हम लोगों को गर्मी का अनुभव होता है, समझिए। तो इसलिए कहते हैं गर्मी और ठंडी, यानी कि जब ताप हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो गर्मी, और जब हमारे ताप जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा तो उसको तब क्या लगेगा, हमको ठंडी। अब समझें इसको कि यहाँ पर हमने क्या कहा कि यह है क्या, उष्माशोषी रिएक्शंस है। अगर सपोज करें यहाँ पर कोई बर्तन है और इसमें रिएक्शंस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, और ये कैसा है, उष्माशोषी। इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए। तो जब हम इसको टच करेंगे तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर इस रिएक्शंस के अंदर जाएगा, इस बर्तन के अंदर जाएगा। तो बॉडी हमारा जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर आएगा। तो बॉडी का टेम्परेचर जब बाहर आएगा तो हमको कैसा महसूस होगा, ठंड का महसूस होगा। कैसा महसूस होगा, ठंड का। अगर वहीं हम लोग बात करें ऊष्माक्षेपी की बात करें, तो ऊष्माक्षेपी में होता क्या है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जब हम इसको स्पर्श करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी में आएगा। तो जब बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी में आएगा तब हमको कैसा लगेगा, गर्मी का अनुभव होगा। कैसा होगा, गर्मी का अनुभव होगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हमेशा कि ऊष्माशोषी रिएक्शंस को स्पर्श करने पर हमें कैसा अनुभव होता है, ठंड का अनुभव होता है, जबकि को टच करने पर या स्पर्श करने पर हमको कैसा फीलिंग होता है, हमको गर्मी का फीलिंग। इस वीडियो में हम लोग इतने पे छोड़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि किसी भी इक्वेशंस को हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं, किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। हम लोग 2-3 तरीकों को देखेंगे, कुछ अपने मेथड्स देखेंगे, कुछ किताबों के मेथड्स को देखेंगे और उससे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।